तो बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस में पहले टाइप का जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले चारों फोर्स बता देता हूँ। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार हो गए, ठीक है। अब मैंने पहले लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैंने एफ जी से दिखा दिया। एफ जी जी क्या है, इसके सब्सक्रिप्ट में है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है क्योंकि उनके मासेस की वजह से, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस की वजह से जो उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो फोर्स है वही होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हर एक बॉडी पर लगता है, यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। मैंने लिखा है यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब है हर जगह पाया जाता है। जितना भी ब्रह्मांड यूनिवर्स है, जितनी भी जो भी चीजें हैं, छोटी बड़ी भारी हल्की, सब में लगता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी से बाहर, जितना भी कुछ है, प्लैनेट्स वगैरह है, जो भी कुछ है, हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कम इंटेंसिटी में फील कर रहा है, कम इंटेंसिटी पर लग रहा है, या फिर ज्यादा मात्रा में लग रहा है या कम मात्रा में लग रहा है, ठीक है। वो अलग चीज है, मगर एक्सपीरियंस सब में करता है। तो ये यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह पाया जाता है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब यही है, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इन यूनिवर्स। अभी मैंने बताया ये कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एक्सपीरियंस करता है इसको। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आ जाओ अर्थ के ऊपर। हमारी अपनी अर्थ की बात करें तो कोई चीज उछालो हवा में, वो तो सभी कुछ जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, बॉडी नीचे आती है, सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ उसको अपने सेंटर के रिलेटिव में ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल करती है। और कहाँ पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो प्लैनेट्स हमारे अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, चांद हमारी पृथ्वी के चारों। लास्ट अभी लाइट चली गई थी, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, चांद घूम रहा है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, या फिर सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, या और प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं जो घूम रहे हैं। जुपिटर के जो सैटेलाइट हैं कई सारे हैं, लगभग 63 हैं, ऐसे ही कितने हैं, वो जुपिटर के चारों ओर लगा रहे हैं, ऐसे यानी कितने होंगे यूनिवर्स में। तो वो सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, तभी उनकी ऑर्बिट होती है, वो घूमने की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, ठीक है, गोल गोल जिसमें चक्कर लगा रहे हैं, और बीच में सेंटर में वो प्लेनेट है जिसके अराउंड वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो फिक्स रहती है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वरना उनकी जो ऑर्बिट है वो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे, कभी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा, उसका पाथ एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, पाथ जिगजैग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसी फोर्स की वजह से हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और ये सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे मोबाइल्स वगैरह में सिग्नल आ रहे हैं, टीवी के नेटवर्क जो आ रहे हैं, मोबाइल के नेटवर्क जो आ रहे हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से आते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमारी अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, तो वो भी एक निश्चित, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। तो वो निश्चित या फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं चारों ओर। तो वो फिक्स ऑर्बिट इसीलिए है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच लग रहा है, इनकी सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लग रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स ना हो तो प्रकृति का सिस्टम ही पूरा गड़बड़ा जाएगा, सूरज कहीं और भागेगा, पृथ्वी कहीं और भागेगी, वो अपने निश्चित जो एक सर्कुलर उनका चक्कर है जो चारों ओर लगा रहे हैं चक्कर में, तो वो घूम नहीं पाएंगे, ठीक है। तो करके
फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही गिरेगा, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी जो उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। जैसे कोई गेंद हमने उछाली, वो ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती है, नीचे आती है ना वापस, तो नीचे इसी वजह से आ रही है क्योंकि पृथ्वी उस पर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है, ठीक है। अर्थ प्लेस की रोल इन फिनोमेनन ऑफ यूनिवर्स, लाइक तारों का बनना, जो यूनिवर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे गैलेक्टिक क्लस्टर्स का बनना और गैलेक्सीज का बनना, तारों का बनना, ठीक है, ये सब इन मैटर्स में ये बहुत ज़्यादा ये फोर्स रोल प्ले करता है। अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है सारे फोर्सेस का, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये देखो स्केल लिखा है, मतलब किस स्केल पे लगेगा ये स्केल इसका ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दूरी पर लगता है, मतलब लार्जर डिस्टेंस पर लगता है। स्केल, दूरी का स्केल बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी ये पिक्चर में आएगा, ठीक है। जैसे सूरज और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, चांद और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये लार्जर स्केल पे काम करता है। और नेचर कैसा है इसका, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि आकर्षण टाइप का, एक दूसरे को म्यूचुअल अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। अब देखो दूसरा फोर्स कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। सबसे ज़्यादा प्रकृति में अगर कोई फोर्स पाया जाता है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और अगर हम अर्थ पे या टेरेस्ट्रियल लेवल पे या मटेरियल के अंदर हम खोजें, जैसे मेरे पास कोई भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट लो यहाँ पर रखे हुए हैं, या हमारे घर के या फिर दुनिया में जितने भी चीज़ें जो रखी हुई हैं, उनमें जो फोर्स सबसे ज़्यादा है, यानी कि जमीन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और फिर पृथ्वी के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी समझते हैं कि क्यों ये पाया जाता है। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। ये चार्ज पार्टिकल पर लगता है, ठीक है, वो पार्टिकल जिसमें कुछ चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अगले साल नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 12th की पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उसकी पूरा चैप्टर है उसका। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज्ड पार्टिकल्स पर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है कोई पार्टिकल, कोई पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। किसी पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब ये चार्ज जो है वो रेस्ट पर भी रह सकता है और मूव भी कर सकता है, चल भी सकता है। अगर रेस्ट पर रहेगा तो उसको निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर रहता है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वो प्रोड्यूस करेगा, तो उसको निकालेंगे हम कूलॉम लॉ से, ठीक है। ये हम आगे पढ़ाएंगे, ये मैं खाली ऊपर का बता रहा हूँ अभी। तो चार्ज कैसा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, इसकी हमने बात की अभी, मूविंग चार्ज है, अगर कोई चार्ज चल रहा है, ठीक है, तो उस पर जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उस पर खाली एक ही फोर्स लगता है, वो लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। जब चार्ज मूव हो जाता है, अपनी जगह छोड़ता है, यानी कि मोशन में आ जाता है, तो उस पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही उसके साथ में, मगर जब मूविंग पोजीशन में आ जाता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उस पर क्या लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। तो यानी कि दोनों ही इफेक्ट आ जाते हैं। जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो इन दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन से भी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे ना, जो फोर्स बनेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
क्योंकि मूविंग चार्ज में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, तो दोनों फील्ड ऐसी हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसको कंबाइंड फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कहते हैं, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती जब चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स जो जनरेट हो रहा है, फोर्स पैदा हो रहा है, वो दोनों फील्ड की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी कि जब रेस्ट पर रहेगा चार्ज तो उसमें खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगी, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ही काम में आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ही पिक्चर में आएगा। जब मूव करेगा तो दोनों फील्ड आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब रेस्ट पर होगा तो फिर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स खाली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों फील्ड आ जाती है पिक्चर में। अब ये लगता कहाँ पे, ये भी लार्जर डिस्टेंसेस पर लगता है, इसकी स्केल क्या रहेगी, लार्जर डिस्टेंसेस पर लगेगा। ठीक है, और नेचर इसका कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा और रिपल्सिव रहेगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा और रिपल्सिव नेचर दोनों का रहेगा। ये अभी मैंने बताया, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज अगर डिफरेंट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव टाइप का लगाएगा। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं कि अगर दो प्रोटॉन हैं, ठीक है, प्रोटॉन कैसे हैं, प्रोटॉन भाई चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर कोई ना कोई, तो चार्ज पार्टिकल हो गए। अगर किसी दो प्रोटॉन के बीच में अगर निकाला जाए, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगभग 10 की पावर 36 गुना, 10 की पावर 36 गुना आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस ये है कि किसी पर ज़्यादा लगता है किसी पर कम लगता है, कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कहीं पर कम है इंटेंसिटी। तो प्रोटॉन हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, तो इनका मास भी बहुत कम है, 10 की और -27 kg, बताओ कितना कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा कि वो हर चीज़ पर यूनिवर्सल फोर्स है, वो हर जगह पाया जाता है, हर ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो इन दो प्रोटॉनों के बीच में अगर हम फोर्स की कैलकुलेशन करें, एक तरफ निकालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक तरफ निकालें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम पाते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो कितना ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा आता है। समझ लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग नेग्लेजिबल है, जिसे हम कुछ नहीं है, बच्चा है, बच्चे का भी बच्चा उनका भी बच्चा है, समझे, इसके सामने कुछ नहीं है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने। क्यों, क्योंकि अभी हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, मैंने ये बताया ना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो मटेरियल्स के अंदर घुसोगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर घुसोगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, बहुत ज्यादा उसका दादागिरी चलती है, समझ लो। अब जैसे पृथ्वी से बाहर निकलेंगे तो फिर ये इनकी दादागिरी चलेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंसेस बहुत छोटी छोटी हैं, प्रोटॉन है तो छोटी छोटी से हैं, ठीक है, वो आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डोमिनेट करता है कि मटेरियल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंसेस वाली कोई बात नहीं है, मटेरियल के अंदर बात कर रहे हैं। अगर पृथ्वी की सतह पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है, इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दो एग्जाम्पल लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू है, इसकी क्या हैसियत है, ये कैसे लगता है, इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में थोड़ी और अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डीपली समझते हैं। अब हम थोड़ा और ज़्यादा डीपली समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, जैसे मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी समझने वाली बात है ये, थोड़ा दिल से सुनना। ऐसा कोई मैटर है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
सारे के सारे दुनिया में ऑब्जेक्ट किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। ठीक है, तो मैटर के अंदर जो एलिमेंट्री जो हमारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है हर एक मैटर किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। भाई इसके अंदर मैटर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनके बीच फोर्सेस की बात चल रही है। तो इनके बीच में फोर्स अगर हम देखेंगे, जैसे भी मैंने बताया, दो प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर 36 गुना ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, बताया था अभी। तो इन मैटर के अंदर क्या चल रहा है वो हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा है किसके बीच में? किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किसी के बीच में ले लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ले लो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ले लो, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में, और सारा का सारा मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो फिर ये बहुत ज्यादा हो गया, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? डोमिनेट का मतलब किसकी दादागिरी चलेगी? दादागिरी किसकी चलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो और जो बाकी के दो फोर्सेस जो भी मैंने नहीं पढ़ा है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, अभी हम दूसरे पर चल रहे हैं। पहला ग्रेविटेशनल है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तीसरा कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, चौथा कैसा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो तीसरा और चौथे नंबर पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा बाकी के दो फोर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो कैसे होते हैं? दोनों के दोनों फोर्स बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, बहुत कम डिस्टेंस पर ही लगती है, न्यूक्लियर लेवल की डिस्टेंस, यानी कि न्यूक्लियस के लेवल की डिस्टेंस पर, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर पर ही लगते हैं ये। 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा जाओगे तो दोनों फोर्स लगने बंद हो जाएंगे। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों लगाएंगे 10 की पावर -15 मीटर की रेंज में। अगर इस डिस्टेंस से ज़्यादा जाओगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। मगर हम बात कर रहे हैं किसकी? मैटर के अंदर की। ये मैटर की तो बीच में दो पार्टिकल के बीच में तो ज़्यादा, दो एटम के बीच की बात कर रहे हैं ना, एटम के अंदर ही तो है ये पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एटम का साइज इससे बहुत ज़्यादा हो गया, 10 की पावर -15 से ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस का साइज है। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें एटम्स के बीच में, तो यहाँ पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो मैंने अभी बताया। तो बाकी के जो दो फोर्स हैं वो इतनी ही डिस्टेंस तक लगते हैं, इससे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स तो गायब हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं है मैटर में, ये दोनों बचे। तो ये तो इससे कम होगा, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे ज़्यादा होता है। तो किसकी चारों फोर्सेस में किसकी दादागिरी चलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे चारों फोर्सेस में, जो फंडामेंटल 4 टाइप के फोर्स हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा मैटर में कौन सा फोर्स लगेगा? किसकी दादागिरी चलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब ज्यादा अमाउंट में है, ये सारे उसके सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लेजिबल हैं, हम इन्हें नकार सकते हैं, मतलब जीरो है इनके आगे। तो फिर ये स्ट्रक्चर, ये मैटर का स्ट्रक्चर हो गया, किसी भी चीज का मैटर का, सारी चीजें मैटर से ही बनी है, तो स्ट्रक्चर मैटर का। ठीक है, मैटर की डिजाइन, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, फ्लूइड भी तो मैटर ही है, कोई सॉलिड चीज वो भी मैटर में आ गया, गैस भी वो भी मैटर में आ गई, तो सारी चीज मैटर में ही आती हैं। केमिकल रिएक्शन, मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की, मैटर की, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिसाइड करेगा। तभी मैं कह रहा था कि मैटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैटर किस पे है? जमीन पे है। ठीक है, जितनी भी चीजें रखी सारी मैटर की बनी हुई है, जमीन भी सारी मैटर की बनी हुई है। तो जमीन के ऊपर जो लगता है सबसे ज्यादा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। जमीन के बाहर जाओगे, पृथ्वी के बाहर जाओगे, यानी कि दो बड़ी चीज जहाँ पर गैप आ जाता है, तो वहां पर क्या लगता है? जहाँ पर गैप आ जाता है वहां पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैटर है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। ठीक है,
गैप जहाँ पे आ जाएगा तो आप ये कहोगे एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर, दोनों के बीच में गैप भी तो होगा, पर गैप होगा, और मैं नकार नहीं रहा हूँ। एफ जी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो प्रोटॉनों के बीच में, या किसी भी दो एलिमेंट्री इन तीनों पार्टिकल के बीच में गैप है, इनके बीच में लग भी रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर वो है कितना, बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अल्टीमेटली किसकी दादागिरी है, इसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इसकी डिजाइन मैटर कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, कोई सख्त है मटेरियल, कोई नरम है, ठीक है, कोई चमकीला है, कोई कैसा भी है, कैसी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैटर के अंदर जमीन पर ये कहाँ, ये किसकी चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की सत्ता चलती है। और मैटर के बाहर जहाँ पर गैप आ जाता है, ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े हो गए, तो वहाँ क्या किसकी दादागिरी चलेगी, वहाँ चलेगी हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक डोमेन की जो फोर्सेस हैं, लास्ट वीडियो में मैंने माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस बताए हैं, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेस से कहाँ से आए हैं, इसी से आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही आए हैं। स्प्रिंग को खींच रहे हैं, वो स्प्रिंग क्या है, वो भी तो मैटर से ही बना है भाई, उसके अंदर भी तो एटम्स हैं, उसके अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो एक एटम बन गया। बहुत सारे एटम मिलके, लोहे के अगर एटम होंगे, मतलब आयरन के, तो वो आयरन बन गया, आयरन का लगा लो स्प्रिंग, ठीक है, तो वो आयरन के एटम्स के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी तो मैंने बताया ये सारा, तो यही डोमिनेट करता है मैटर के अंदर। तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से, जो एटम्स के बीच में लग रहा है। कोई दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये डिब्बा मान लो, तो इसके ऊपर एक डिब्बा और रखा हुआ है, ठीक है, तो डिब्बे के अंदर वो भी मैटर से बना है, उसके अंदर भी लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन ऑल द एटम्स, मगर वो क्या है, न्यूट्रल है, तभी वो एक जगह पर रखा हुआ है। अगर दो बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं तो उनकी सतह के जहाँ पर वो कांटेक्ट में है, ठीक है, और मान लो एक बॉक्स के ऊपर, तभी मैं कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि वो तो बॉक्स क्यों नहीं चल रहा है, बॉक्स कोई रखा हुआ है, बॉक्स इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उसका नेट फोर्स 0 है, ठीक है, जितने भी बॉक्स एटम से मिलकर बना हुआ है, सारे एटम्स का क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर हम किसी बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखकर ऊपर वाले पर धक्का दें तो दूसरा वाला चलेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के रिलेटिव में ऊपर वाला मोशन में आ जाएगा, ठीक है, गति करेगा, स्पीड पकड़ेगा, तो वो उन दोनों बॉक्स के बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। वो क्यों आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए आ रहा है कि उन दोनों बॉक्सेस की सतह के जो एटम्स हैं वो कैसे हो गए, आयनाइज हो गए हैं, वो अब न्यूट्रल नहीं रहे। बाकी के जो सतह के जो ऊपर वाली जो सतह है, बाकी का जितना भी बॉक्स का जो पार्ट है वो न्यूट्रल ही रहा, मगर बॉक्स की जो सतह आपस में जो कांटेक्ट में है, जो मूव कर रही हैं, उन सतहों पर जो एटम्स हैं वो कैसे हो गए, आयनाइज हो गए हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो गया, वो न्यूट्रल नहीं रही हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सम अप कराएंगे, इतने सारे एटम्स होंगे, भाई सतह पर कितने एटम्स होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा, करोड़ों अरबों में, ठीक है, तो उन वो कॉन्स्टिट्यूट मिलके बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को बना रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही आता है, ठीक है। और कौन कौन से फोर्सेस हैं, और मैं समझाऊं, नॉर्मल फोर्स वही है, फ्रिक्शनल फोर्स के कोई भी चीज रखी है तो वो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोई चीज रखी है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या होगा, उसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में है, तो ये भी एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स ही है। और कांटेक्ट फोर्सेस में
वो सतह हैं उसके एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइजेशन के कारण उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसलिए उस सतह पर बहुत सारे एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। तो एक दूसरे एटम्स में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत सारे एटम्स हैं तो उनका सम अप कर दिया, सबका जोड़ मिला के वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स बन जाएगा। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, ये सारे के सारे ऐसे एक एक करके आप एक एक फोर्स को ध्यान से सोचेंगे। जितने भी मैंने माइक्रोस्कोपिक डोमेन में फोर्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आएंगे। ठीक है, यानी कि मेन जो कोर थ्योरी है कि कहाँ से आ रही है ये फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स, प्रेशर फोर्स ड्यू टू लिक्विड के बहने की वजह से पाइप में अगर कोई लिक्विड बह रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, तो वो सारे के सारे इससे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, आप सोच के देखना कि कहाँ से आ रहे हैं, और कोई मटेरियल कैसा है, किसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कोई ऐसा है कोई वैसा है, किसी का नेचर ऐसा है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज भी कौन डिसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा सा टिपिकल है, समझना थोड़ा सा ध्यान से, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ये देखो कि जनरली मैटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मैटर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे मैं तो यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये चेयर पड़ी हुई है, ये अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रही है, ये जगह क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि इस मैटर से ये बनी हुई है, ऑब्वियसली ये इसका मटेरियल के अंदर इसमें क्या होगा, एटम से मिलके बनी हुई होगी। ये प्लास्टिक के एटम्स अलग होंगे, वो प्लास्टिक के एटम्स हैं, लोहे की होती जो लोहे के एटम्स होते। ठीक है, तो वो एटम्स के बीच में जितना भी चार्ज है वो कुल मिला के एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो चार्ज पूरा कैसा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज या फिर किसी भी मैटर का कहो जनरली, ठीक है, सब कुछ आ जाता है मैटर में, तो मैटर का चार्ज कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सारे एटम्स एक दूसरे के चार्ज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो आपस में लग रहे हैं उसको जीरो कर देते हैं। तो मैटर के बाहर क्या करेगा, तो मैटर के अंदर की बात है, ये मैटर के अंदर की बात चल रही है कि नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अब मैटर के बाहर जाओगे, अब जैसे ये क्या था, अब थोड़ा सा गौर से सुनना, ये मैंने मैटर के अंदर की बात की है, अब मैं मैटर के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, मैटर के बाहर क्या चीज है, मैटर के अंदर क्या है कि नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया तो न्यूट्रल हो गया। किसी भी चीज को अगर मूव करोगे तो वो आयनाइज होंगे, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा। और कोई चीज रखी हुई है तो उन्हें आयनाइजेशन मिल ही नहीं रहा है ना, एनर्जी नहीं मिल रही है उसके सतह के एटम्स को, तो वो आयनाइज कैसे होंगे, आयनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा ही नहीं। और कोई चीज एक के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो वो लगेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मगर चलो अब ज्यादा मैं डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर मैटर के बाहर क्या लगाएगा, मैटर के बाहर लगाएगा भाई, मैटर के अंदर क्या रहेगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैटर के अंदर नेट चार्ज जीरो है, तो मैटर के बाहर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर देखेंगे तो फिर क्या पिक्चर में आ जाएगा, फिर तुरंत ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, बाहर डोमिनेट करेगा फिर कौन, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, वो डोमिनेट करने लग जाएगा, क्योंकि मैटर से बाहर निकल आए ना। मैटर के यहाँ पे क्या थे, मैटर के अंदर थे, अब हम मैटर के बाहर निकल आए। तो टेरेस्ट्रियल फिनोमेनन में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फिनोमेनन में क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा। अब इसकी दादागिरी चलेगी, मैटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दादागिरी चलेगी, मैटर के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स की दादागिरी चलेगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैंने ये लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम इन पिक्चर व्हेन एटम्स आर आयनाइज्ड इन आयनाइज्ड स्टेट। आयनाइजेशन, आयनाइज कराएंगे किसी भी एटम को तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा। वही मैं अभी बता रहा था, मैटर के बाहर
चैप्टर के बाहर मैंने देखा है। अब जैसे ये आसमान में जैसे जाते हैं हम, ठीक है, तो आसमान भी क्या है, गैसेस हैं, गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो एक सबसे पहली परत आती है स्ट्रेटो, फिर मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर से आगे आती है सबसे आखिरी वाली, जो मैं भूल रहा हूँ, एक आती है टेरेस्ट्री TSM, चौथी वाली जो परत होती है। मुझे भूगोल की वो बातचीत है, वो थोड़ा टॉपिक वो अरे मैं भूल रहा हूँ, जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है। वो 4 परतें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है मीजोस्फीयर है, चौथी वाली परत है जो वो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर क्या है, गैसेस, भाई पृथ्वी के बाहर सारी गैसेस हैं, तो गैसेस वो चौथी परत में जब हम पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइज होने की वजह से बिजली चमकती है, आयनाइज हो जाने की वजह से बिजली चमकती है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। हमने कोई अपने हाथ पर कोई बुक ली, बुक को रखा, ठीक है, जैसे ये कॉपी है, इसको मैंने रखा अपने हाथ पर ऐसे करके, ठीक है। अब इस बुक पर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अगर मैं हाथ को हटा लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपी कर जाएगी। कॉपी कर जाएगी क्यों, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मैंने हाथ पर रखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी लग रहा है, ये क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे हाथ पर रखी है, हाथ से सपोर्ट मिल रही है। हाथ इसको क्या दे रहा है, नॉर्मल फोर्स दे रहा है। वो नॉर्मल फोर्स कहाँ से आ रहा है, अभी मैंने बताया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक टाइप के फोर्सेस हैं वो कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से आते हैं। ठीक है, अभी देखना लिंक से लिंक जुड़ता चला जाएगा। ये कॉपी इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि हमारा हाथ है वो कॉपी पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कॉपी क्या जा रही है, नीचे जा सकती है अगर हाथ हटा लूँ, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है नीचे की ओर। ये हमने हाथ लगा दिया तो इसने क्या प्रोवाइड कर दिया, इसने कॉपी को सहारा दे दिया, सपोर्ट दे दी, जिसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा है हाथ कॉपी के ऊपर। नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है किसको, अर्थ के द्वारा जो लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ये कॉपी मेरे हाथ पर रखी हुई है। ठीक है, अगर और ये पॉसिबल क्यों है, ये नॉर्मल फोर्स जो हाथ जो दे रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। अभी मैंने समझाया कि जितने भी कॉन्टैक्ट टाइप के फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जब फ्लो करता है तो प्रेशर जो लिक्विड के फोर्स के कारण, लिक्विड प्रेशर के कारण जो फोर्स आता है वो भी किससे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण बनता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो फोर्स है वो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब इसको और थोड़ा डीपली समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेरी हाथ की जो सतह है, ठीक है, हथेली जो है, और जो कॉपी का ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये दोनों हैं कॉन्टैक्ट में। यानी कि यहाँ पे मेरी हथेली के जो एटम्स हैं और इस कॉपी की जो सतह है जो मेरे हाथ के टच में है, उसके उन दोनों सतहों के एटम्स कैसे हो गए हैं, आयनाइज हो गए हैं। जो कि आयनाइजेशन स्टेट में कितने, मेरे हथेली पर कितने एटम इस कॉपी के टच में होंगे, बहुत ज़्यादा। इस कॉपी के कितने एटम मेरे हाथ के टच में होंगे, बहुत ज़्यादा। तो इतने सारे एटम ये लगा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतने सारे एटम्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल एक नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन के आएगा, एक नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन के आएगा। अगर सारे एटम्स द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को हम जोड़ते हैं तो एक नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन के आएगा। वही हमारा नॉर्मल फोर्स है जो हाथ लगा रहा है किस पर, कॉपी पर, जिसकी वजह से हाथ रखा हुआ है। अब 2 फोर्सेस आ गए, कौन कौन से,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी अपने तरफ लगा रही है, यानी कि कॉपी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और मेरा हाथ इस कॉपी पर लगा रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स, जो कि मिलकर बना है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। अब चलते हैं पीछे। अभी मैंने क्या समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किससे? किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हाथ है, ये नॉर्मल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए गिर नहीं रही है कॉपी, इसलिए ये गिर नहीं रही है कॉपी। ठीक है, वरना पृथ्वी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो ये कॉपी क्या, अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है, तो ये कॉपी क्या, मैं अपना हाथ ऐसे करके मतलब उठा नहीं सकता, उठाना तो बहुत दूर की बात है, मेरा हाथ टूट के गिर पड़ता, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से मेरे को खींचती अपने सेंटर की ओर, और क्योंकि सतह है, ज़मीन है, इसलिए वो अंदर तो ले नहीं पाती ज़मीन के अंदर, तो मेरा हाथ टूट के गिर पड़ता है, इसके कई सारे टुकड़े हो गए होते, और मेरा जिस्म जो है, मेरी बॉडी जो है, मेरे वेट को सहन नहीं कर पाती, इसको झेल नहीं पाती, और टुकड़े टुकड़े होके बिखर गई होती मेरी बॉडी। समझ रहे हो आप? थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर कम होता तो क्या होता, अभी जो मैंने बताया, मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता आपके सामने, कोई भी चीज़ यहाँ पर, जितनी ये चेयर रखी है, ये मेरी जितनी भी चीज़ें इस रूम में रखी हैं, अब दुनिया में जितनी भी हैं, वो पिघल गई होती, पानी की तरह बह रही होती ज़मीन पर। ठीक है, तो नेचर ने ये सब कुछ सिस्टम बना के रखा है, तभी बैलेंस में चल रही है कहानी। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझाने के लिए। अब होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा सा, जितना अगर किसी ने समझना चाहा होगा तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? तीसरे फोर्स की तरफ, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब आ गया तीसरा फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा फोर्स कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या काम करता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर हम जाएंगे, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब न्यूक्लियस काम देखें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ये हमारा न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मगर प्रोटॉन पर चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, ना ही एक न्यूट्रॉन होगा, कई सारे प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो कई सारे होंगे। इसका न्यूक्लियस का साइज कितना रहता है? इसकी रेडियस लगभग 10⁻⁻15 मीटर रहती है, इसकी न्यूक्लियस की रेडियस। तो अब क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर कोई चार्ज है नहीं, इसको तो हटाई दो, ये प्रोटॉन बचा, चार्ज वाला पार्टिकल सिर्फ एक ही है, प्रोटॉन है, और एक से ज्यादा कई सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे होंगे। और प्रोटॉन क्या होगा? जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर दूर भागेंगे, इनकी रिपेल करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को धकेलेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, बनती नहीं है इनकी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज सेम नेचर के अगर चार्ज हो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन जब रिपेल करेंगे, ये प्रोटॉन एक थोड़ी है, तो ये तो न्यूक्लियस से बाहर तोड़ के न्यूक्लियस को बाहर भागेंगे, ये तो रिपेल कर रहे हैं, तो इनके बांधे रखने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अभी समझ लो ये रिपेल करेंगे, मान लो 100 प्रोटॉन है इसके अंदर, ठीक है, घचाघच भरे हुए हैं एकदम, कोई स्पेस खाली नहीं है। अब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको इसको रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस क्या होगा? इसकी दीवार को तोड़ के ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियर बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा।
तो कोई फोर्स होना चाहिए जिससे कि ये प्रोटॉन को बांधे रखे। कोई ऐसा फोर्स हो जो सारे के सारे प्रोटॉन्स को क्या हो, न्यूक्लियस के अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर बांधे रखे, ताकि न्यूक्लियस हमारा स्टेबल हो, बस्ट ना हो, फटे ना। ठीक है, तो ये Fg तो हो नहीं सकता। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब दो प्रोटॉन मान लो, कोई दो प्रोटॉन उठा लो इसके अंदर के, तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि फोर्स कैसा लग रहा है उनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स है। या फिर अट्रैक्शन फोर्स हो, भाई चार्ज अगर सेम डिफरेंट नेचर के होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ये कैसे हैं, दो चार्ज के बीच में लग रहे हैं, दो पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई टाइप का चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो रिपल्सिव, ये रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेलिंग फोर्स है जो, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो है। ठीक है, यहाँ पर नेचर बदल गया है, रिपल कर रहे हैं, नहीं बन रही है आपस में, तो एक तरीका का है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ये रिपेलिंग फोर्स किससे ज्यादा है, Fg से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर 36 गुना ज्यादा होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या दिस रिपेलिंग फोर्स इज फार ग्रेटर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये बेचारा, ये तो पहले ही बहुत कम है इससे, रिपेलिंग फोर्स से, ये भाग रहे हैं एक दूसरे से, ये क्यों बेचारा बांधेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो कुछ है ही नहीं इनके आगे, ये रोक ही नहीं पाएगा इसको, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि ये इसको रोक ले, इसकी हिम्मत ही नहीं रोकने की, ये बेचारा, इसके पास कोई ताकत ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर है, समझ लो, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये तो रोकेगा नहीं। ठीक है, अब बाकी के जो दो फोर्सेस हैं, बाकी के दो फोर्सेस नहीं, तीसरा तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो कि इन प्रोटॉन्स को, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस की दीवार तोड़ के भागे जा रहे हैं, ठीक है, बस्ट करने पर तुले हुए हैं, न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने पर तुले हुए हैं, तो उनको बांधे रखने के लिए कोई अलग तरीके का, अलग टाइप का फोर्स होना चाहिए। इसी फोर्स को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Fg हो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता अभी मैंने बताया है। ठीक है, और लाइट चली गई अब, चलो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। तो कोई ऐसा फोर्स हो जो कि, अब फोर्स कैसा हो, फोर्स ऐसा हो, बस बांध के कब रखेगा, दो प्रोटॉन्स को, यहाँ तो कई सारे प्रोटॉन है, मैं खाली दो प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा हो। ये दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो इनमें लग ही रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों के बीच में, बांध के कब रखेगा, जब वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा हो, तभी तो बांध के रखेगा। ठीक है, और वो कैसा हो, अट्रैक्टिव नेचर का, ये हटाओ उसको, ये बस बांध के रखे, प्रोटॉनों को क्या हो, न्यूक्लियस में बांध के रखे। तो ऐसा कोई फोर्स है, साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने पाया कि ऐसा फोर्स है वाकई, वो एक निश्चित डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी, एक न्यूक्लियस के एक निश्चित फिक्स साइज तक ही लग सकता है, फिक्स साइज तक ही पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, अगर वो साइज न्यूक्लियस का अगर बढ़ जाएगा, उस निश्चित या फिक्स रेडियस से अगर उसका साइज एटम का ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो फोर्स, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा, तो वो
10 की पावर माइनस 15 से अगर ज़्यादा मीटर से अगर ज़्यादा पहुंच गया न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का नहीं एटम का साइज, तो वो गायब हो जाता है ये, ठीक है। और इसके अंदर इसका साइज रहा अगर एटम का, तो वो काम करता है, यानी कि ये बांधे रखेगा न्यूक्लियस के भीतर सारे एलिमेंट्री पार्टिकल को। अगर वो साइज अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या होगा, बस्ट होने लगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लार्जर डिस्टेंस पर लगता है और वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक ही लगता है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक ही लगता है ये, बस ये वाला फोर्स 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक ही लगता है। तो इतना साइज रहेगा अगर इस ऑर्डर में तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। इससे ज़्यादा अगर निकल गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा निकल गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रिपल्सिव फोर्स इनके बीच का, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है, जो बांधे रख रहा है इनको, क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस का खेल है। तो अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर इसमें अल्फा डिके होगा, बीटा डिके होगा, गामा डिके होगा, ठीक है, बोसॉन पार्टिकल, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, डिके होता रहेगा मटेरियल, जिसको कहते हैं ना न्यूक्लियर क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, जिसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल ये निकलते रहते हैं टाइम के साथ में, फिर उसका साइज छोटा होने लगता है एटम का, ठीक है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। जब उसकी ऑर्डर उसका साइज इस 10 की पावर माइनस 15 मीटर की रेंज में आ जाता है तो फिर स्टेबल हो जाता है, ठीक है, फिर वो घटता ही चला जाता है। जैसे हम निकालते हैं रेडियो एक्टिव लाइफ में इतनी पार्टिकल इतने वर्षों के बाद, इतने सालों बाद उसकी अमाउंट क्या थी, 1 kg से आधी kg रह गई, तो वो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ही वो पार्टिकल जाता रहता है, उसका ह्रास हो रहा है, मतलब पार्टिकल उसके एटम्स निकल रहे हैं अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, तो उसका क्या हो रहा है, मास कम होता चला जाता है टाइम के साथ में। इसलिए अब समझ में आ गया कि एटम स्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, स्टेबल कब रहेगा, अगर अनस्टेबल हो जाए तो उसमें क्या होता है, पार्टी वो रेज निकलती है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो हैवी एलिमेंट जो होते हैं, आपने देखा होंगे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल्स को, तो हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे हैं, मुझे ध्यान नहीं है, केमिस्ट्री में मुझे बहुत कम आती है। हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, कई सारे आपने देखा होगा। जैसे ही उनका साइज 10 की पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा बढ़ता है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, डिके होने लगता है, अल्फा बीटा गामा का डिके होने लगता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद वो इस रेंज में आ जाते हैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर में, फिर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने मैंने ये तीसरा फोर्स समझा दिया, तीसरा फंडामेंटल फोर्स, और चौथा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स चौथा वाला आ गया, ठीक है। ये जो फोर्स जो पाया जाता है वो कुछ ही जगह बहुत कम इंसिडेंट में पाया जाता है, बहुत कम घटनाओं में देखा जाता है। जैसे न्यूक्लियस कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसमें डिके हो रहा है, ठीक है, कभी बीटा डिके हो गया, उसमें अल्फा रे निकली, अल्फा पार्टिकल निकला, गामा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला। तो जब बीटा डिके होता है या बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है प्लस एक न्यूट्रॉन निकलता है, तब ये फोर्स पिक्चर में आता है। बाकी बहुत रेयर फोर्स है, ये कभी देखा नहीं जाता है, कुछ ही इंसिडेंट में इसका पाया जाता है, कुछ ही इंसिडेंट, कुछ ही घटनाओं में, ठीक है। मगर ये इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका ये मतलब इतना ज़्यादा भारी भरकम फोर्स नहीं है, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ज़्यादा होता है, बाकी के दो फोर्सेस से ये कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये तो सबसे ही ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि ये 100 गुना है, ये तो मैंने बताया नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 100 गुना ज़्यादा है। दो प्रोटॉन के बीच में अगर हम देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर उससे कम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
फिर तीसरे नंबर पर आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे छोटा होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ज़्यादा है, बाकी ये 2 से कम रहता है, बाकी के 2 फोर्सेस हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में, अपनी प्रकृति में, अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बाकी ये मैंने ऑर्डर में लगा दी हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को बहुत डिटेल से, बहुत डीपली आपको समझाऊं, और मैंने समझाने की पूरी कोशिश भी की है। ठीक है, मतलब चैप्टर तो कोई ख़ास है नहीं है, ना ही आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी कि साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, फोर्सेस कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने दिए फोर्सेस के, कि फोर्सेस कहाँ कहाँ से कैसे लगते हैं। अगर कोई फोर्स छोटा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, जैसा कि एक्चुअल में है, उससे छोटा है बड़ा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अनस्टेबल क्यों जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी मैंने चीज़ें थोड़ी समझाई। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। 4-5 पन्ने हैं आपकी किताब में, बस मैंने तो इतना ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है आपको कि शायद यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया हो इतना डिटेल में, ये 3-4 पन्ने। ठीक है, मैंने 3 घंटे लगभग लगा दिए हैं इस छोटे से जरा से चैप्टर पर, 4-5 पन्नों के चैप्टर पर 3 घंटे में समझाया मैंने इतना डीपली। अब होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, कौन सा है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ते रहेंगे। आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।